नमस्कार दोस्तों, शिवम यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। पहले हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे। 14 से 15 इसके अंदर लेक्चर्स हैं और 8 से 10 वीडियो के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारी सभी स्टूडेंट्स हैं 9 से 12 तक के, और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने खासा ध्यान रखा है और अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने प्रयास किया है कि हम समझा पाए चीज़ों को। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर हमारे 10 चैप्टर्स हैं। रेफरेंसेस मतलब कि व्हाट आर द सोर्सेज or what were the sources available based on which we had decided what was the age of any particular era। किस साम्राज्य का क्या वेशभूषा रही थी, क्या सभ्यता रही थी, उस समय की क्या कल्चर थी, कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है, और ऐसे कौन से स्रोत हमें मिले जिनके आधार पर हमने कहा कि हमारी वैदिक सभ्यता इतनी पुरानी थी, हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी थी, मोहनजोदारो सभ्यता इतनी पुरानी थी। तो उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको संक्षिप्त वर्णन मिलेगा रेफरेंसेस के बारे में। अगली वीडियो में हम बताएंगे जियोग्राफी, द स्टोन एज के बारे में। फिर हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, गुप्ता साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में, ईस्टर्न इंडिया के बारे में, हर्ष साम्राज्य के बारे में, और विज्ञान और सभ्यता के बारे में। इफ यू वांट टू नो योर हिस्ट्री, फर्स्टली यू शुड नो द जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया। अगर सभ्यता जगह के हिसाब से बदल रही है, वहाँ की वेशभूषा बदल रही है, भाषा बदल रही है, खान पान बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की भूगोल जरूर बदल रही होगी, क्योंकि जलवायु बदल रही होगी। भूगोल ही है जिसकी वजह से वहाँ का जो है कल्चर बदल जाती है, सभ्यता बदल जाती है। तो जियोग्राफी मेजर कारण था कि आपको अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, विशेषताएं देखने को मिलेंगी। भारत विविध सभ्यताओं का देश है क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी बहुत अलग है, बहुत अलग है। देश की सीमाएं क्या थी, कैसे देश में विभाजन हुआ, कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर सागर हैं, और इनकी स्थिति के हिसाब से कैसे सभ्यताएं बदलती हैं, ये सब विस्तार में हम आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। तो पहले हम रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेफरेंसेस क्या क्या है? मटेरियल रिमेन्स, इसको हम हिंदी में कहेंगे अवशेष पदार्थ। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, पुरातत्व विभाग ने भारत के जगह जगह पर खुदाई की, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर आजादी के बाद जो सरकार बनी उन्होंने जब खुदाई की अपने इतिहास को जानने के लिए, तो बहुत सारे अवशेष पदार्थ मिले, उनसे पता लगाया गया। बहुत सारी विधियां हैं, केमिकल मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम पदार्थों की एज के बारे में जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पदार्थ की क्या एज रही, कितना पुराना ये पदार्थ है। तो उन सब आर्कियोलॉजी। एक्सकवेटिंग द सरफेस vertically and forming an idea of material life of the people is called archaeology। पुरातत्व, पुरा माने प्राचीन, तत्व माने मटेरियल्स। प्राचीन तत्वों को जानना पुरातत्व है। कॉइन्स,
अलग अलग साम्राज्य में, जैसे गुप्ता एम्पायर था, उन्होंने अपनी एक अलग मुद्रा चलाई। उस समय सोने के सिक्के बहुत फेमस हुआ करते थे, उस पर सन लिखा रहता था, कोई चित्र बने रहते थे। तो जब वो सिक्के खुदाई में मिले अलग अलग साम्राज्यों के, तो उनसे पता चला कि कितना पुराना ये सिक्का है और किस साम्राज्य का है। उस पर छपी हुई चीजों से हमने पता लगाया, सरकार ने पता लगाया। तो कॉइन्स, और देखिए 14वीं शताब्दी से पहले पेपर यूज नहीं हो रहा था भारत में। पेपर केम टू बी यूज्ड, पेपर came to be used in India much later in the 14th century. It is important thing for you. Keep in mind. और क्या चीजें हैं जिनसे हमें अपनी हिस्ट्री पता लगता है? इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, जो पत्थरों पर लेख पुराने राजा महाराजाओं ने उस पर छपवाए थे, उससे भी हमको पता चल जाता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, पुरालेख, and the study of old writings on inscriptions is called paleography. And now you will see Sanskrit was adopted as an epigraphic medium in the 2nd century AD to 5th century. Epigraphic, 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक पुरालेख माध्यम के रूप में संस्कृत को काफी प्रयोग में लाया गया, 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू अबाउट 2500 BC yet not deciphered. What is deciphered? Deciphered is decoding. जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के हैं, और जो कि 2500 वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख पाए गए, परंतु अभी तक उनको डिकोड नहीं किया जा सका। उस भाषा को नहीं समझ पाया कोई कि उसका मायने क्या है। लिटरेरी सोर्सेस, जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं लिखी हुई, उनसे भी पता चलता है हिस्ट्री के बारे में काफी। यहाँ पे हमने लिखा है ऑल्दो, यद्यपि द एंशियंट इंडियंस न्यू राइटिंग, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिखना आता था एज अर्ली एज 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व में भी भारतीय लिखना जानते थे। Our most ancient manuscripts are not older than 4th century AD. यद्यपि हमारे प्राचीन भारतीय 2500 ईसा पूर्व में भी लिखना पढ़ना जानते थे, फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं वो 4वीं शताब्दी से ज्यादा पुराने नहीं हैं। अभी उससे ज्यादा पुराने साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लिटरेरी सोर्सेस की अगर बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपियां, ये कहीं कहीं पे हमने अंग्रेजी शब्दों के साथ हिंदी अर्थ लिखा है। वो अपना जो हिंदी माध्यम में पढ़ रहे छात्र हैं उनकी सुविधा के लिए है, और उनके लिए अच्छा भी है। हिंदी के साथ साथ उनकी इंग्लिश में भी पकड़ अच्छी रहेगी, ताकि इंटरमीडिएट के बाद जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स में उनको काफी हद तक मदद मिल जाएगी उससे। मैंने भी इन चीजों का सामना किया था, मैं भी यूपी बोर्ड से, उसके बाद काफी समस्याएं आती हैं। तो इस तरह की शिक्षा जब मैं हिंदी में बोल के समझा रहा हूँ और इंग्लिश में डेफिनेशंस है, हिंदी भी है, तो विशेष रूप से आपको बहुत लाभ देगी ये चीज। तो हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत गौर से इस चीज को लें। फॉरेन सोर्सेस, विदेशी स्रोत भी ऐसे हैं जिनसे हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। यहाँ पे आप देखिए, टू इंडिया केम द ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज विजिटर्स। भारत में ग्रीक भी आए, रोमन्स भी आए, चाइनीज विजिटर्स दर्शक आए। आइदर एज ट्रेवलर्स, या तो ट्रेवलर्स के रूप में जो यात्रा पर आए थे, या फिर रिलीजियस कन्वर्ट्स, या फिर
धार्मिक कन्वर्जन के लिए। एंड दे लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स दैट दे सा। इट इज एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रीक सोर्सेज दैट वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपर्ट्स। बहुत सारे ग्रीक ऐसे साक्ष्य भी हैं या ग्रीक फिलोसोफर्स भी हैं जिन्होंने लिखा होगा हमारे इतिहास के बारे में कि कैसे भारत का एक्सप्लॉइट हुआ है इतने समय में। काफी विदेशी दार्शनिकों ने भी हमारे इतिहास के बारे में लिखा है। एक जगह मैंने देखा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो यहाँ काफी उत्पात मचाया था, उसके बारे में भारत में कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है कि उसके बारे में जान सके हम। ग्रीक फिलोसोफर्स ने उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। तो ऐसे फॉरेन सोर्सेज भी मिल जाएंगे जहां से अपने इतिहास का पता चलता है। इसको हम डिटेल में जब साम्राज्यों की बात आएगी, जब ईयर बाय ईयर हम उसका अध्ययन करेंगे आगे चल के अगले चैप्टर्स में, तो इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था वो 58 बीसी में हुआ था। शक संवत का 78 एडी में हुआ था और गुप्ता एरा एडी 319, मतलब कि तीसरी शताब्दी की बात है। गुप्ता साम्राज्य जो जीवनी लिखने का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? सबसे पहली जीवनी भारत में, जैसे कि अभी अवेलेबल है डेटा, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था 7वीं शताब्दी में। रजत रंगनी रिटन बाय कल्हण इन द 12th century. It is a string of biographies of the kings of Kashmir, possesses several traits of history. कल्हण द्वारा लिखी गई रजत रंगनी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी और ये कश्मीर के बहुत सारे राजाओं की जीवनी है। इसलिए इसमें भारतीय इतिहास की बहुत सारी परंपराओं के बारे में जाना जा सकता है इससे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा, रजत रंगनी। इस वीडियो का यही समापन होता है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो हमने यहाँ दिखाए, जियोग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, अपने प्राचीन भारत को जानने के लिए उस समय के भारत के भूगोल को जानना बहुत जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम आपको जियोग्राफी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।